कई बार ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसके बारे में सोचो तो उम्र कम पड़ जाती है कि ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या इसका रीज़न हुआ होगा, उसने ऐसा किया होगा, क्या कमी रही होगी उसके पास। तो ये सारे अननोन फैक्ट्स होते हैं जो बंदा अपने साथ ले जाता है और ना हमें इसका जवाब कभी मिल पाता है। पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर ये पर्सन अननोन पर्सन है तो किसी को कोई मतलब नहीं है, पर अगर ये पर्सन कोई सेलिब्रिटी है, बड़ा स्टार है, तब लोगों को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि यार ये क्यों हुआ होगा, इसने ऐसा क्यों किया होगा। विश्व में कुछ ना कुछ घटता रहता है, हर सेकंड में कुछ अननोन ताकतों के बारे में बातचीत चलती है। ये बातचीत हमें तब पता लगती है जब ये हमारे किसी फैन या हमारे किसी ऐसे स्टार के साथ हो जिससे हम कनेक्टेड हो। अदरवाइज ये बात नहीं पता लगती है, क्योंकि हमें मतलब भी नहीं है, हमें जानना भी नहीं है। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट होता है बहुत साल पहले 2007 में। इसके बारे में आज भी सोचो तो कई घंटे लग जाते सोचने में, उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्या कारण रहा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस बेनवा की, नैन्सी बेनवा की और उनके बेटे डैनियल बेनवा की। ये तीनों किसी बीमारी का शिकार नहीं होते हैं, बल्कि किसी और चीज़ के लपेटे में आ जाते हैं। एक हंसती खिलती फैमिली 2 मिनट में तबाह हो जाती है। तो इसी पे हम बात करेंगे क्रिस बेनवा के ऊपर और उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्रिस बेनवा का जन्म 21 मई 1967 को होता है। मॉन्ट्रियल कनाडा में ये पले बड़े होते हैं। इनकी माता का नाम मार्था तथा पापा का नाम माइकल होता है और ये कनाडा में ही रहते थे। वहाँ पर रेसलिंग में जुड़ना आम बात है, क्योंकि वहाँ जगह जगह एकेडमीज हैं, बड़े अच्छी ट्रेनिंग करवाए जाते हैं। तो उससे बंदे को वैसे ही इनकरेज हो जाता है बंदा और वहाँ पे चला जाता है। और रेसलिंग करना कोई गलत चीज़ नहीं है। तो ऐसे ही उनका ग्रो अप होता है और फिजिक ऐसा बन गया होता है और वो फैन होते हैं ब्रैड हार्ट के और डायनामाइट किड के, और ये इनको अपना आइडल मानते थे। ऑब्वियसली उस टाइम पर टॉप ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर थे ये। एंड उसके बाद हाई स्कूल में अपनी रेसलिंग करना शुरू कर देते हैं। इनको हाई स्कूल से ही लगाव हो जाता है। अच्छी खासी रेसलिंग को देखते हुए वहाँ पे हार्ट फैमिली वगैरह आते थे देखने के लिए, तो उनको वहाँ पे क्रिस बेनवा भा जाते हैं। एंड क्रिस बेनवा उनके घर की तरफ फैमिली में ट्रेनिंग करने लग जाते हैं स्टुअर्ट हार्ट से डिवीजन में। और स्टुअर्ट हार्ट उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग देते हैं और स्टुअर्ट हार्ट बताते भी हैं कि मेरे को वो बंदे में काफ़ी पोटेंशियल और काफ़ी अच्छी स्किल्स नज़र आती थी। इसके चलते क्रिस बेनवा का जो फिजिक था वो काफ़ी मजबूत हो जाता है और काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, एनर्जेटिक और जल्दी सीखने वाला बंदा वो क्रिस बेनवा थे। बहुत जल्दी इन्होंने ट्रेनिंग ले ली थी और बहुत जल्दी इन्होंने सीख भी लिया था काम को। स्टैम्पेड रेसलिंग से अपना डेब्यू करते हैं, जो हार्ट फाउंडेशन से ही लिंक्ड होता है। वहाँ पे अच्छी खासी ट्रेनिंग करने के बाद इनकी फ्यूडिंग होती है गामा सिंह से, जिनको ये हरा देते हैं, जो जिंदर महल के नेफ्यू लगते हैं जिनके। उनसे अच्छी खासी बिल्ड लेने के बाद ये अपना डेब्यू करते हैं न्यू जापान प्रो रेसलिंग, जो जापान की रेसलिंग है और सबसे बड़ी रेसलिंग मानी जाती है उधर के टाइम पर। और वहाँ पे अपनी बेल्ट जीतते हैं, अपना नाम बनाते हैं। देन फिर WCW में आ जाते हैं। WCW में इनकी मुलाकात होती है नैन्सी सल्विन से, जो केविन सल्विन की वाइफ होती हैं ऑब्वियसली, और जो क्रिस बेनवा होते हैं वो भी शादीशुदा होते हैं। नैन्सी की दूसरी शादी होती है केविन सल्विन से, क्योंकि नैन्सी को रेसलिंग पसंद नहीं था, वो फैशन मॉडल डिजाइनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी। मॉडलिंग का उन्हें काफ़ी शौक था, इसलिए उनको केविन सल्विन की जरूरत पड़ती रहती थी। इन दोनों के बीच में जैसे जैसे नज़दीकियाँ आ गई, इन्होंने शादी कर ली। नैन्सी ने इसके लिए पहले पति अपने जिम को डिवोर्स दे दिया एंड उन्होंने अपनी शादी बना ली। सीन क्रिस बेनवा का होता है। क्रिस बेनवा की भी शादी हो गई होती है। उनकी एक लड़का और एक लड़की होती है जो छोटे छोटे होते हैं उस टाइम पर। और क्रिस बेनवा से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से और काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन में साथ रहने लग जाते हैं। केविन सल्विन भी उनको अकेला छोड़ देता था, उसको नहीं पता था कि भाई ये सब चीज़ें होने वाली लाइफ में उसके साथ। एंड जैसे जैसे उनके बीच में नज़दीकियाँ बनती है, केविन सल्विन से वो दूरियां बना के शुरू कर देती हैं। ये बात केविन को तब पता चलती है जब नैन्सी उनको बोलती है कि उनको डिवोर्स लेना है। एंड 1997 में वो डिवोर्स ले लेती है। एंड सेम उसी टाइम पर क्रिस बेनवा भी अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लेते हैं। तो ये चीज़ केविन सल्विन को बाद में पता लगी, जब उन्होंने को पता लगा कि भाई मैंने ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे दी थी इन दोनों को प्रमोशन के टाइम पर, और मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ हो जाएगी। लेटर दोनों शादी रचा लेते हैं 2000 के टाइम पर। 1997 में डिवोर्स देते हैं, 2000 में शादी कर लेते हैं। जब ये शादी करते हैं तब तक डैनियल पैदा हो चुका होता है, मतलब ये 3 साल ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं। ये नैन्सी की तीसरी शादी होती है जिसमें बहुत कम लोग आए होते हैं। इन्होंने सिंपल एक मैरिज करी होती है और उनका बेटा भी आपको पिक्चर में हाथ में दिख रहा होगा पकड़ा हुआ, उस टाइम पे वो पैदा हो जाता है। अब यहाँ से क्रिस बेनवा की मुश्किलें बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि जो केविन सल्विन है उनकी ऐसी राइट्स स्क्रिप्ट लिखते थे कि जो उनको पसंद नहीं आ रही थी। इसी के चलते वो परेशान हो गए होते हैं। WCW में मैच उनके अच्छे बुक नहीं हो रहे होते हैं। तो 3 बंदे डिसाइड करते हैं मैच छोड़ने का, यहाँ से कंपनी छोड़ने का। उस
उस टाइम पे आपको पता था मंडे नाइट वॉर्स चल रहा था, और ये बात 2000 की है, तो मतलब 2001 में कंपनी खरीद ली थी। उस टाइम पे 3 बंदे निकल जाते हैं कंपनी से, एडी गुerrero, क्रिस बेनवा, डील मनेको, और ये सारे के प्लेयर चले जाते हैं इनकी रिवाइवल कंपनी WWE में। वैसा नहीं है एडी गुerrero को वहां पे पुशअप नहीं मिल रहा था, वो चले जाते हैं क्रिस बेनवा की वजह से, क्योंकि क्रिस बेनवा उनके यारों के यार होते हैं, और एडी गुerrero भी मतलब इन तीनों ने साथ में टाइम बिताया हुआ है, रोड पे सोए हैं ये बंदे, तो इस चक्कर में ये चले जाते हैं। एंड वहां पे जैसे ही वहां पहुंचते हैं WCW को विंस मैकमैन परचेस कर लेते हैं। अब यहां तक सब ठीक होता है, हंसी खुशी परिवार पूरा रह रहा होता है, इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है। दिक्कत फिर आनी शुरू होती है जब नैन्सी दोबारा से केस फाइल करती है क्रिस बेनवा पे, ये एक्यूज लगाते हुए कि भाई ये मुझे मारता पीटता है और इसकी मुझे हालत ठीक नहीं लग रही है। यहां पर क्रिस बेनवा का केस जो है लंबा चलता है, उसके बाद नैन्सी उस केस को विड्रॉ कर देती है। ज्यूरी उनसे विड्रॉ रीजन मांगती है, तो नैन्सी बेनवा कहती है कि उनका आपसी मतभेद का मामला है, उन्होंने उस टाइम पर उनको उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इस चक्कर में उन्होंने केस दायर कर दिया था। बट अब सब कुछ ठीक है फैमिली में, और उनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई डिवोर्स वगैरह उनको नहीं चाहिए। और उसके बाद आपको पता ही है क्रिस बेनवा अपने प्राइम पर आ जाते हैं। 2000 का टाइम होता है, 2000 और 2007 के बीच में, आपको पता है वो ब्रॉक लेसनर जैसे बंदों के छक्के छुड़ा देते हैं और WWE चैंपियनशिप जीत लेते हैं, वर्ल्ड हेवीवेट का टाइटल जीत लेते हैं। बट कुछ मूव्स लाइक हेड बंट और ये चेयर शॉट वगैरह से उनके दिमाग की हालत में कुछ ज़्यादा फर्क दिखने लग जाता है। एक बार उनके डैड भी बोल रहे थे कि भाई ये तू जो हेड बंट लगाता है इससे तेरा दिमाग में मतलब दर्द तो नहीं होता है? वो कहता है डैड लगती है, बहुत जोर की लगती है। बट इसके बावजूद भी क्रिस बेनवा यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट का टाइटल जीत लेते हैं, और एडी गुerrero और ये अपने प्राइम पर होते हैं, इनको कोई रिप्लेस नहीं करा होता, और WWE इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश होती है। फिर एक ऐसा इंसिडेंट आता है जो दुनिया जगत को हिला के रख देता है, उनके दोस्त यारों के यार एडी गुerrero इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। इसके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट वो दुनिया को जब छोड़ के चले जाते हैं तो एडी गुerrero के जाने का, पासिंग का सदमा सबसे ज़्यादा किसको लगता है? वो होते हैं क्रिस बेनवा को। उनकी वाइफ भी बताती है कि वो खाना तक नहीं खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और दैट्स द रीज़न कि दिमाग की जो सो कॉल्ड नसें हैं वो वेव होना शुरू हो जाती है। इस बंदे के साथ बैठकर जिंदगी के मजे लिए हैं, घूमे फिरे हैं, वही बंदा साथ ना हो तो दिमाग तो खराब होता ही है, और दिमाग इस कदर खराब हुआ कि बाद में ऑटोप्सी की रिपोर्ट में पता लगा कि दिमाग बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। ऐसा चलते चलते 2 साल बीत गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक दिन वो रात भी आ गई जब क्रिस बेनवा अपना आपा पूरी तरह से खो बैठे थे। जी हाँ, ये खतरनाक ही रात समझिए। क्रिस बेनवा के दिमाग में क्या आया कि ना जाने वो अपनी बीवी और बेटे को मारने के लिए निकल पड़े। जी हाँ, ये काला सच है, पर ये फैक्ट है कि क्योंकि उन्होंने ही मर्डर किया था। तो क्रिस बेनवा जाते हैं अपने होशो हवास में, बिल्कुल अपनी वाइफ के लिए, और अपनी वाइफ को सबसे पहले वो डिमाइस करते हैं, सबसे पहले अपनी वाइफ का ही कत्ल करते हैं। और वाइफ का कत्ल भी कैसे करते हैं? सबसे पहले 1-2 मैसेज कर देते हैं कि भाई मेरी बीवी की बहुत तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि क्राइम करने से पहले इंसान ये सारी चीज़ें करता है, तो वो एक्टिविटी करते हैं। 2-3 मैसेज वो छोड़ देते हैं कि भाई मेरा इवेंट जो है वो थोड़ा पोस्टपोन कर दो, उसके बाद वो जाते हैं अपने इवेंट को अंजाम देने के लिए। अब ये वो खुद है या उनके ऊपर कोई कौन चढ़ गया है या उनसे कोई करवा रहा है, ये आज तक पुष्टि नहीं हो पाई है, बट वो जाते खुद ही हैं, अपनी वाइफ को बांध देते हैं, प्रॉपर उसका मुंह हाथ पांव रस्सी से पूरा उसको अच्छे से बांध देते हैं, जिससे वो भाग ना पाए ना चिल्ला पाए। एंड उसके बाद उनका गला घोट देते हैं, और गला भी बेरहमी से घोटते हैं, जब तक सांस होती है तो क्लिपर क्रॉस फेस भी लगा देते हैं बीच में कि थोड़ा और दर्द मिले। उसके बाद आती है बेटी की बारी। अब बेटा बेचारा सोया हुआ है, उसको नींद में ही मार दिया जाता है। पहले उसे गोली खिलाई जाती है जिससे वो सो जाए, आराम से उसे सुलाया जाता है, बच्चा नींद में ही दम तोड़ देता है। अच्छा हुआ उसने अपने पापा गुस्से वाला चेहरा नहीं देखा। और हर बॉडी से, नैन्सी और डैनियल की बॉडी से और क्रिस बेनवा की बॉडी से बाइबल मिलती है। तो बाइबल एक तरह का प्रूफ ऑफ एविडेंस होता है कि ये चीज़ दर्शाता है कि बाइबल से क्या ऐसा दिमाग में घुसा कि समझ ही नहीं आया। अब यहाँ पर 5 बंदों को मैसेज जाता है कि मेरी तबीयत खराब है और मेरी वाइफ को, बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसमें से 2 बंदे इस मैसेज को रीड करते हैं। एक होता है चावो गुerrero और एक वहाँ का रेफरी होता है। इन 2 बंदों को मैसेज मिल जाता है। तो चावो गुerrero सोचते हैं कि चल ठीक है, अपने फैमिली को देखने गया, वो कॉल बैक करते हैं, बट वही सेम वॉइस मेल उनको वापसी आ रहा होता है। तो वो सोचते हैं चल ठीक है, कल परसों तक आ ही जाएगा मैच खेलने के लिए, तो वो ना इग्नोर कर देते हैं उस मैसेज को। देन फिर वो 4-5 मैसेज दोबारा जाते हैं कि भाई मेरा जो शेड्यूल है वो आप कैंसिल कर दो, मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि बेटे और बीवी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, इसलिए वो ज़्यादा कॉल वगैरह नहीं करते हैं कि चलो ठीक है। वो एक मैसेज लिख देते हैं, टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली।
जो फाइनल मैसेज है वो WWE ऑफिशियल को लिखते हैं बेनवा। वो लिखते हैं कि उनकी बीवी और बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस करके वो थोड़ा शेड्यूल कर पाएंगे टाइम को और वो थोड़ा लेट आएंगे WWE हेडक्वार्टर में, क्योंकि मैच कहीं और होता है, क्योंकि ECW चैंपियनशिप का मैच होता है CM पंक वर्सेस क्रिस बेनवा का। यहाँ पे क्लियर प्रेडिक्ट विनर भी बेनवा ही होते हैं, बट वो मैच हो नहीं पाता है ऑब्वियस रीजन की वजह से, डेथ और डिमाइस की वजह से। अभी भी क्रिस बेनवा जिंदा है, 24 घंटे बीत जाते हैं बीवी और बेटे को लुढ़काए हुए। फिर वो गूगल सर्च करते हैं, दो चीज़ें वो गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं। पहली चीज़ वो ये सर्च करते हैं, पहला सर्च होता है पुनर्जीवन बेटे के लिए, और दूसरा वर्ड होता है कि जल्द से जल्द मरना कैसे है, और मरना भी गर्दन पे प्रेशर देकर है। और ये सब वर्ड बाइबल के सर्च किए हुए वर्ड होते हैं जो क्रिस बेनवा गूगल पर सर्च करते हैं। तो इससे एक चीज़ पता लगती है कि बंदे को होश आवाज़ तो है, उससे पता है कि भाई मुझे अपने बेटे को जीवन कर देना है, या वट एवर उसके माइंड में है। जितना जो दिमाग कैलिबर है वो तो चल ही रहा है ना ऑब्वियस रीजन की वजह से। तो दिमाग की हालत मुझे ठीक लग रही है अकॉर्डिंग टू दिस, जो ये हम सर्च वगैरह विकिपीडिया को हम अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो। उसके बाद जाते हैं बेनवा ऑब्वियसली अपने जिम में, अपने उनके नीचे लोकल जिम होती है और वहाँ पे कॉर्ड वगैरह लगी होती है। 2 कॉर्ड को रस्सी से बांधते हैं, अपने गले की तरफ टाइट से बांधते हैं एंड लूप करके लॉक कर देते हैं, जिससे प्रेशर एक बार में बने, और वो प्रेशर से उनकी गर्दन दोनों टूट जाती है और सीधा वो डेथ हो जाती है उनकी। तो यहाँ पे तीनों बंदे खत्म हो चुके हैं, अब कोई मैसेज करने वाला नहीं है, ना कोई ऑफिशियल है। अब WWE वालों को चिंता होने लग जाती है, क्योंकि अब उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, ना कोई मैसेज आया है। तो उसके बाद चावो भी बोलते हैं कि यार मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, कॉल बैक नहीं कर रहा है, और मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट पहले से लग रहा था। तो पुलिस को भेजा जाता है, लोकल पुलिस को उनके घर के पास। तो जहाँ पे पुलिस बोलती है कि भाई मुझे 3 बॉडी मिल चुकी है डेथ की, और WWE सदमे में आ जाती है। वो पेपर व्यू भी चेंज कर देती है, हाईलाइट्स, क्योंकि सरप्राइजिंगली ऑब्वियसली जो मैच होना था वो तो होगा ही ना। CM पंक से भिड़ता है जॉनी नाइट्रो और ECW का मैच सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद WWE को सारी बातें पता लगती है और वहाँ के लोग बोलते हैं यार वो बंदा तो बड़ा हम्बल था, डीप नेचर का था, और ये सारी चीज़ें जैसी WWE को पता लगती है तो WWE इनके नाम पे एक ट्रिब्यूट बुक कर देती है ऑब्वियस रीजन से कि चलो हमारा एक मेंबर खत्म हुआ है। उनको अभी तक रियलिटी नहीं पता होती है, इसलिए वो ट्रिब्यूट दे देती है और सब लोग ट्रिब्यूट में हिस्सा लेते हैं। खुद विंस मैकमैन आकर उनकी वाहवाही करते हैं, उनके एक्लिशमेंट सारी चीज़ें बताते हैं। खुद ऑफिशियल साइट पर भी ये सब चीज़ मेंशन हो जाती है। झटका अगले दिन लगता है WWE वालों को जब उनके पास पोस्टमार्टम और सारी रिपोर्ट्स आती है, जिसमें ये साफ साफ क्लियर मेंशन होता है कि इस बंदे ने अपनी वाइफ और बेटे को मार दिया है और ये मर्डरर है। तो उसके बाद WWE ने ऐसे बंदे को प्रमोशन दिया, ये सारी चीज़ें WWE नहीं सहन कर पाती है। इसके ऊपर WWE स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में क्रिस बेनवा के ब्रेन को एग्जामिन किया जाता है, जहां पे साफ साफ मेंशन कर दिया जाता है कि इनका ब्रेन जो है 80 साल के बुढ़े बराबर हो गया है और इनको CTE की प्रॉब्लम है, जिसमें बंदा खुद को मार लेता है या सदमे में किसी को चोट पहुंचाता है या खुद को परेशान करता है, किसी और को परेशान करता है। इसको इस चीज़ों में काफ़ी मज़ा आता है, डिप्रेशन टाइप के इनके माहौल बन जाता है। तो ब्रेन को एग्जामिन करके प्रॉपर डिटेल में रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसको सब जगह पब्लिकली शेयर किया जाता है। रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया जाता है इनका ब्रेन काफ़ी टाइम से डैमेज हो रहा था, जो वो हेड पंच यूज़ करते थे और काफ़ी सारे मूव्स जो सही नहीं थे, चेयर शॉट वगैरह, उनसे उसके दिमाग की जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा खोखली हो गई थी, जिस चक्कर में उनको ट्रॉमा जैसे अल्जाइमर जैसे पेशेंट जैसा उनका बिहेवियर हो गया था। तो WWE ने बिना किसी देरी के अपने आप को बचाने के लिए फटाफट से सब कुछ डिलीट कर दिया। विंस मैकमैन ने एक पब्लिक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे ट्रेजेडी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और इसके ऊपर मैं एक्शन ले रहा हूं कि अब के बाद WWE वेलनेस पॉलिसी को अपनी इंप्रूव कर रही है और हम इस प्रोग्राम को रद्द कर रहे हैं। क्रिस बेनवा प्रोग्राम को हमारे एंड से कभी उसका नाम नहीं लिया जाएगा। तो ऑब्वियस रीजन से सब लोग सवाल उठाने लग गए WWE पे कि भाई ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बेनवा को जो मानने के जिम्मेदार तुम हो, और कई बातें रूमर्स वगैरह सामने आने लगे। WWE ने इसको देखते हुए अपनी वेलनेस पॉलिसी इंप्रूव कर दी, PG एरा ले आई, तो काफ़ी सारी चीज़ें WWE ने उस टाइम के बाद अच्छी करी 2007 के बाद, इस इंसिडेंट के बाद। पर काफ़ी लोगों का मानना है कि इसके पीछे WWE ही वाले ही जिम्मेदार है। आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कौन लगता है। उस टाइम के मशहूर प्रोफेशनल रेसलर चाइना बताती है कि वो तो बहुत ही शान टाइप का बंदा था, इवन मैंने उसको हंसते हुए भी बहुत कम देखा था। वो सिर्फ एडी गुर्राडो के साथ ही रहता था और मुझे एडी कंपनी पसंद थी, बट मुझे लगता था वो सारी चीज़ें कर सकता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है नैन्सी के लिए, क्योंकि मैं उसको जानते नहीं हूँ, 1-2 बार उसकी अपीयरेंस देखी थी। इन सब के बावजूद भी अगर हम बात करें तो यार 2007 में इतनी बड़ी घटना कि एक बंदा चला गया और वो अपने साथ 2 बंदों को लेकर चला गया। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स फैक्ट्स विकिपीडिया में एनालाइज करा, पर 3 ज़िंदगी चली गई। उसके बाद भी आज के टाइम पे काफ़ी लोग
क्रिस बेनोआ की जो फाइट है उसको पसंद करते हैं, जो कि रिमार्केबल है। बट ये राज वो अपने साथ ही लेकर चला गया कि उसने अपनी वाइफ, अपने बच्चे एंड अपने आप को क्यों मारा और क्यों, किस रीजन। लोगों की हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो जाती है, जिसका एक्चुअल जवाब आज तक किसी को नहीं पता है। ये सब बातें न्यूज़पेपर, विकिपीडिया में फैलाई गई हैं। एक्चुअल इंसिडेंट उस रात क्या हुआ था ये सिर्फ वो इंसान जानता है, और वो जो पर्सन चले गए वो जानते हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर